नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार सिंह एक्सीलेंट आईएएस एकेडमी की ओर से आज एक बहुत ही ज्वलंत विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। अखबारों में और सारे टीवी चैनल्स पर भी कल शाम को आपने एक बहुत ही सनसनीखेज समाचार सुना होगा और वो समाचार था दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के बारे में। आज हम इस बात पर चर्चा करने जाएंगे कि आखिर हमारे न्यायालय में और देश के सबसे ऊपरी अदालत सर्वोच्च न्यायालय में क्या हो रहा है, हमारे ये न्यायाधीशगण क्या कर रहे हैं, देश की न्यायपालिका में इस प्रकार की जो घटनाएं घटित हो रही हैं, आखिर उस पर निगरानी किस प्रकार से रखी जानी चाहिए और क्या वो निगरानी रखी जा रही है कि नहीं रखी जा रही है। यदि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर करोड़ों रुपए कैश के रूप में बरामद होते हैं तो क्या यह न्याय संगत है? क्या किसी न्यायाधीश के घर 15 करोड़ रुपए या कुछ स्रोतों से पता चल रहा है कि 388 करोड़ रुपए का कैश बरामद हुआ है, तो ये अपने आप में कितना बड़ा समाचार है। और यदि हमारे न्यायाधीशों के घर में अवैध रूप से इतना अधिक कैश बरामद होगा, क्योंकि कानूनी रूप से इतना अधिक कैश रखना किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी भी पद पर हो, सीधे सीधे गैर कानूनी है। दूसरी बात की आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक मात्रा में कहीं पर भी किसी के पास धन होना स्वयं में संदेह के दायरे में उसको लेकर के आता है। एक न्यायाधीश के घर 15 करोड़ रुपए नकदी के रूप में बरामद होता है। 14 मार्च की रात में इनके घर से फायर ब्रिगेड को सूचना दी जाती है कि इनके आवास पर आग लग गई है। फायर ब्रिगेड कर्मी वहां पर जाते हैं और आग बुझाने की कार्रवाई के दौरान वो देखते हैं कि वहां पर बहुत अधिक संख्या में कैश है और ये देख करके उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लेकिन तत्काल इस मामले को दबाया गया और पुनः 19-20 मार्च को ये मामला प्रकाश में आया। अभी हम जस्टिस यशवंत वर्मा के इस मामले पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ हम यह भी देखें कि आखिर हमारी न्यायपालिका में हो क्या गया है, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश जिनका नाम जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा है, उन्होंने, ये आपके सामने है जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा, इन्होंने बयान दिया एक मामले की सुनवाई करते हुए कि किसी महिला के निजी अंगों को स्पर्श करना, किसी महिला के निजी अंगों को छूना और जोर जबरदस्ती करके उसके पजामे के नाड़े को खींचना रेप के अपराध की श्रेणी में नहीं आता है या ये अपराध नहीं है, इसे आपराधिक प्रवृत्ति के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता, जिसकी बड़ी आलोचना हुई और खुद संसद में भी कुछ महिला सांसदों के द्वारा जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा के इस बयान पर आपत्ति व्यक्त की गई। इसी तरह से ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय के ही जस्टिस शेखर यादव हैं, जिन्होंने स्पष्ट रूप से एक भाषण में सार्वजनिक रूप से ये कहा कि यह देश बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा, इस देश का कानून बहुसंख्यकों के अनुसार होना चाहिए और बहुसंख्यकों के कानून के अनुसार ही यह देश चलना चाहिए। हम जानते हैं कि एक न्यायाधीश को निष्पक्ष होना चाहिए, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के दायरे से ऊपर उठ करके उसे संविधान को ध्यान में रखते हुए ही कार्य करना चाहिए, तभी देश के सभी वर्गों का भरोसा न्यायपालिका पर और हमारे माननीय न्यायाधीशों पर होगा। उस समय जस्टिस शेखर यादव भी चर्चा में आए और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इस संबंध में कुछ कार्रवाई की गई। इस तरह से हम देख रहे हैं कि आजकल न्यायपालिका अच्छे कार्यों के लिए कम
और बुरे कार्यों के लिए चर्चा में ज्यादा रह रही है। और हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना के ऊपर एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ी है कि यदि न्यायपालिका की साख जनता के दिलो दिमाग में कायम रखनी है तो उन्हें इस संबंध में कोई ठोस कदम उठाना होगा और इस प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगाना होगा। हम जानते हैं कि इस प्रकार का कोई भी कदम स्वयं न्यायपालिका के द्वारा ही उठाया जा सकता है, क्योंकि न्यायपालिका को जिस प्रकार से संविधान के द्वारा न्यायिक स्वतंत्रता प्राप्त है उसमें किसी अन्य संस्था के द्वारा सीधे सीधे हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, कार्यपालिका या व्यवस्थापिका के द्वारा सामान्य परिस्थितियों में। इसलिए जो कुछ भी करना होगा अपने घर की सफाई खुद न्यायपालिका को अपने स्तर से करनी होगी। यहाँ यह भी विचारणीय विषय है कि क्या न्यायपालिका ऐसा करने में सक्षम हो रही है या नहीं। अतीत में भी इस प्रकार की घटनाएं घटित हुई हैं और देखने में आया है कि जिस प्रकार से पारदर्शी ढंग से कार्रवाई होनी चाहिए उस प्रकार से वो कार्रवाई नहीं की गई है। हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्पष्ट रूप से इस संबंध में बयान दिया कि यदि इस प्रकार की घटनाओं के संदर्भ में कोई प्रशासनिक अधिकारी या कोई राजनीतिक व्यक्ति, कोई राजनेता लिप्त पाया जाए तो उसके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई प्रारंभ हो जाती है। लेकिन हमारे इन न्यायाधीशों के ऊपर आखिर क्या कार्रवाई की जा रही है? ये केवल क्या इनका ट्रांसफर कर देना या इनके विरुद्ध कोई हल्की फुल्की कार्रवाई कर देना, इतने से ही चीजें पर्याप्त हो जाएंगी? तो वास्तव में ऐसा नहीं है। जैसा हमने देखा कि जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में कोई सख्त कार्रवाई अभी तक नहीं उठाई गई है, नहीं की गई है। इस दिशा में केवल इतना हुआ कि उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय जहां के ये न्यायाधीश हैं, दिल्ली उच्च न्यायालय के अंतर्गत वहां के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निर्देशित किया गया कि वो इस मामले के संबंध में जांच करें और जांच करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। अभी तक हालांकि उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। आज ही के दिन उन्हें अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। इस बीच में सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने केवल इतना निर्णय लिया है कि जस्टिस यशवंत वर्मा का स्थानांतरण दिल्ली उच्च न्यायालय से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कर दिया जाएगा, जहां पर कि वरिष्ठता सूची के अंतर्गत वे 9वें नंबर के न्यायाधीश होंगे। तो ये जस्टिस यशवंत वर्मा की क्या इतनी सजा पर्याप्त है? मैं ये बताता चलूं कि अनेक विवादास्पद फैसले इन्होंने अतीत में दिए। जैसे आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री सत्येंद्र जैन से संबंधित मामले की इन्होंने सुनवाई की और उनको जेल से रिहा करने का आदेश दिया। इसी प्रकार से शिबू सोरेन का एक मामला था, उसमें भी काफी विवादास्पद मामला था, उसके अंतर्गत भी इन्होंने एक विवादास्पद फैसला दिया। और ऐसे और भी कई निर्णय हैं। इनके विरुद्ध पहले भी एक चीनी मिल थी, उसके अंतर्गत ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में थे और उस कंपनी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुआ था। तो ये कोई बेदाग व्यक्तित्व के स्वामी नहीं रहे हैं जस्टिस यशवंत वर्मा। फिर भी आखिर हमारे न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया कैसी है कि ऐसे व्यक्ति को न्यायाधीश पद पर नियुक्त कर दिया जाता है?
यहीं पर कॉलेजियम प्रणाली पर भी प्रश्न उठते हैं। जो न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में कॉलेजियम प्रणाली अपनाई गई है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, उस कॉलेजियम प्रणाली को काफ़ी समय से माना जाता रहा है कि वह पारदर्शी नहीं है और उसके माध्यम से काफ़ी अधिक भाई भतीजावाद होता है और न्यायपालिका के अंतर्गत न्यायाधीशों के परिवारों के लोग ही न्यायाधीश नियुक्त हो पाते हैं और सामान्य पृष्ठभूमि के या गैर न्यायिक पृष्ठभूमि के योग्य अधिवक्ता शायद न्यायाधीश नियुक्त होने में सफल नहीं हो पाते हैं। अपवाद में कुछ लोग नियुक्त हो जाते हों तो हो जाते हों, या ऐसे लोग नियुक्त हो रहे हैं जैसे जस्टिस यशवंत वर्मा हैं, जो किसी न किसी रूप में न्यायाधीश मंडल को, कॉलेजियम को प्रभावित करने में सक्षम हो। अब कई सवाल हैं हमारे सामने कि क्या ये जस्टिस यशवंत वर्मा जिस पद पर हैं उस पद पर इतना सब कुछ भ्रष्टाचार, हालांकि ये जांच का विषय है कि वास्तविक मामला क्या है, लेकिन यदि हम मान लें कि ये मामला सिद्ध हो जाता है तो फिर क्या होगा? इलाहाबाद उच्च न्यायालय के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने स्पष्ट रूप से सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय का विरोध किया कि यशवंत वर्मा को ट्रांसफर करके इलाहाबाद उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जाए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि क्या इलाहाबाद उच्च न्यायालय कोई डस्टबिन है, कोई कूड़ेदान है कि किसी भी कूड़े कचरे को वहां पर ले जाकर के फेंक दिया जाए? जब कोई न्यायाधीश इस प्रकार के किसी भी मामले में लिप्त पाया जाता है या जिसकी सत्यनिष्ठा संदिग्ध है, संदेह के दायरे में है, तो क्यों एक जगह से ट्रांसफर करके उसे किसी दूसरे न्यायालय में नियुक्त किया जाना चाहिए? यदि एक जगह पर एक न्यायालय के अंतर्गत न्यायाधीश के रूप में उसका कार्य किया जाना उचित नहीं है, तो स्थानांतरित करके किसी दूसरी जगह पर उसको भेजा जाए तो वहां पर उसका न्यायाधीश के रूप में कार्य करना कैसे उचित हो सकता है? इसलिए कहीं न कहीं सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उठाया गया यह कदम भी बहुत कुछ सोचने पर हमें विवश करता है कि क्या सर्वोच्च न्यायालय इस प्रकार के मामलों को जितनी गंभीरता से लेना चाहिए उतनी गंभीरता से ले रहा है? क्या सर्वोच्च न्यायालय को ऐसे मामलों में जितनी तटस्थता के साथ और शक्ति के साथ कार्रवाई करनी चाहिए वह क्या उतनी शक्ति बरत रहा है? आने वाले समय में ये मुद्दा और भी गंभीर होता जाएगा। ये पूरा का पूरा मामला भी कई दिनों तक रहस्य के पर्दे में लिपटा रहा। आखिर 14 मार्च की घटना और फिर 4 दिन बाद या 5 दिन बाद 19-20 मार्च को प्रकाश में आती है और अभी भी बहुत सारी चीजें रहस्य के पर्दे में छिपी हुई हैं। इस मामले में जो इन रूम जांच प्रक्रिया अपनाई गई उस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आखिर उस इन रूम जांच प्रक्रिया के अंतर्गत क्या जानकारी मिली, जस्टिस वर्मा ने उसके अंतर्गत क्या कहा, क्या सफाई प्रस्तुत की और उस जांच प्रक्रिया के बाद वास्तव में किस चीज़ को आधार बना करके इनका स्थानांतरण करने का निर्णय लिया गया। हालांकि जब इस मामले पर हंगामा होने लगा तो सर्वोच्च न्यायालय की ओर से यह स्पष्ट किया गया कि वास्तव में यशवंत वर्मा के घर मिले हुए कैश से उनके स्थानांतरण का कोई संबंध नहीं है, बल्कि इस मामले के प्रकाश में आने के पहले से ही एक स्वाभाविक प्रक्रिया के अंतर्गत जस्टिस वर्मा का स्थानांतरण करने का निर्णय पहले से ही लिया जा चुका था। इसलिए इनके स्थानांतरण को इस कैश की बरामदगी के मामले से जोड़ करके नहीं देखा जाना चाहिए।
ऐसा सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। लेकिन जैसा बार एसोसिएशन कह रहा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का, या वह बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी कह रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि एक प्रकार से उनसे पिंड छुड़ाने के लिए यशवंत वर्मा से उनको जो है दिल्ली उच्च न्यायालय से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में भेजा जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के लिए स्थिति और ज़्यादा हास्यास्पद होती यदि दिल्ली उच्च न्यायालय में ही यशवंत वर्मा रह जाते, क्योंकि हम सब जानते ही हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी दिल्ली में ही है और दिल्ली उच्च न्यायालय भी वहीं पर है। तो ऐसे में नाक के नीचे, सुप्रीम कोर्ट की नाक के नीचे ही यदि कोई ऐसा विवादास्पद जज या संदिग्ध छवि वाला जज वहाँ पर होगा तो यह सर्वोच्च न्यायालय के लिए और भी असमंजस की स्थिति होगी। शायद इस असमंजस की स्थिति से बचने के लिए ही उनके स्थानांतरण का निर्णय लिया गया हो। अब यहाँ पर बहुत सारे मुद्दे हैं। हम आप सबसे ही सवाल करना चाहते हैं कि जैसा कि हमारे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा भी कि यदि इसी तरह के किसी मामले में किसी नेता को या किसी प्रशासनिक अधिकारी को लिप्त पाया गया होता तो उसको अब तक जेल के शिक्षों में डाल दिया गया होता, तत्काल उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई प्रारंभ हो गई होती। लेकिन यहाँ पर क्या केवल इतना ही पर्याप्त है कि उनको केवल स्थानांतरित करके छोड़ दिया जाए या अंदरूनी तौर पर पूछताछ करके छोड़ दिया जाए? क्या उनके विरुद्ध कोई अन्य कानूनी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए? क्या इससे कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए ताकि भविष्य में न्यायाधीशों को भ्रष्टाचार करने के पहले 1000 बार सोचना पड़े? यदि इस तरह की हल्की फुल्की कार्रवाई ही करके छोड़ दिया जाएगा तो फिर न्यायाधीशों को सबक क्या मिलेगा? दूसरी बात ये कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि अपने को बचाने के लिए न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा त्याग पत्र दे देंगे। तो न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा त्याग पत्र दे देंगे तो क्या त्याग पत्र दे देने से किसी का अपराध कम हो जाएगा? फिर तो सारे प्रशासनिक अधिकारी जो भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त पाए जाएंगे अपने को बचाने के लिए अपने पद से त्याग पत्र दे देंगे, उनके विरुद्ध फिर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये आखिर कौन सा एक्सक्यूज है कि यदि कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त पाया जाएगा तो अपने को बचाने के लिए वह त्याग पत्र दे देगा और यही उसके लिए सजा मानी जाएगी। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट बनाया गया है जिसके तहत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जिसके तहत जो भी भ्रष्टाचार के दोषी पाए जाते हैं, चाहे बड़ा से बड़ा नेता हो या बड़ा से बड़ा प्रशासनिक अधिकारी हो, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। अब सर्वोच्च न्यायालय की एक वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह का मैं एक स्टेटमेंट सुन रहा था। उन्होंने तो कहा कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत न्यायाधीशों के विरुद्ध भी यदि कोई ऐसा मामला आता है तो कार्रवाई की जानी चाहिए। और उन्होंने कहा कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के दायरे में न्यायाधीश आते हैं, ये कानून उनके ऊपर भी लागू हो सकता है। लेकिन जहां तक हमारा संविधान कहता है, संविधान के अनुच्छेद 124(4) में न्यायाधीशों के लिए जो सबसे कठोर कार्रवाई का प्रावधान किया गया है वह प्रावधान है उनकी पदच्युति का, उनके रिमूवल का, जिसको कि कुछ लोग महाभियोग भी कहते हैं। हालांकि महाभियोग शब्द का प्रयोग किया जाना इसके लिए उचित नहीं है। हमारे संविधान में केवल अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति को ही पदच्युत करने के लिए इम्पीचमेंट या महाभियोग शब्द का प्रयोग किया गया है। तो अनुच्छेद 124(4) की जो प्रक्रिया दी गई है उस प्रक्रिया का पालन करके सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को
उसके पद से हटाया जा सकता है और यह प्रक्रिया अत्यंत कठोर है। पहली बात तो ये कि जब कभी भी ऐसा कोई मामला आता है तो उस मामले की छानबीन के लिए एक कमेटी गठित की जाती है, जिसमें कि सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के 2 मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। और जब उनके छानबीन के बाद इसको हटाने के योग्य पाया जाता है तब आगे की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। और जैसा हम जानते हैं, संसद के दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से जब उसे पारित कर दिया जाता है तब जाकर के वह न्यायाधीश पदच्युत हो जाता है। अब एक तो ये प्रक्रिया बड़ी कठोर है, दूसरी बात कि यहाँ पर भी वही बात हो रही है कि उसको आखिर सजा क्या मिली। केवल सजा यही मिली कि उसे पद से हटा दिया गया, लेकिन जो भ्रष्टाचार किया, उस भ्रष्टाचार का शिकार जो लोग हुए, उसके द्वारा दिए गए अपने कार्यकाल के दौरान गलत फैसलों से जो लोग दुष्प्रभावित हुए, जिनके प्रति अन्याय हुआ, आखिर उसके लिए इस न्यायाधीश को क्या सजा मिली। और फिर अन्याय का शिकार हुए लोग या न्याय से वंचित हुए लोगों को कैसे राहत मिल सकती है। मात्र किसी न्यायाधीश के त्याग पत्र दे देने से या उसको पदच्युत कर दिए जाने मात्र से। यदि इसी प्रकार का कोई अपराध किसी अन्य पदाधिकारी के द्वारा, गैर न्यायिक पदाधिकारी के द्वारा या सार्वजनिक जीवन में कार्य करने वाले अन्य नेता इत्यादि के द्वारा किया जाता है तो उसे जेल की सजा होती है और भी कई प्रकार की सजा उसके लिए होती है। 2 वर्ष से अधिक के लिए यदि उसे कारावास की सजा होती है तो उसे हमेशा हमेशा के लिए चुनाव इत्यादि लड़ने से निरर्हित कर दिया जाता है और भी तमाम प्रकार के दंड का प्रावधान किया गया है। आखिर न्यायिक स्वतंत्रता के नाम पर न्यायाधीशों को इतनी अधिक उन्मुक्ति, इतनी अधिक इम्यूनिटी क्यों प्राप्त होनी चाहिए? वह भी तब जबकि आए दिन न्यायपालिका के छवि को धूमिल करने वाले न्यायाधीशों के आचरण के संबंध में इस प्रकार की घटनाएं घटित होती जा रही हैं। एक आम आदमी जब चारों ओर से हताश निराश हो जाता है तो न्यायपालिका की शरण में जाता है और उसे न्यायपालिका पर भरोसा होता है कि यहाँ से उसको न्याय प्राप्त होगा। लेकिन जब यहाँ पर ही इस प्रकार के भ्रष्टाचारी लोग बैठे होंगे तो आखिर लोगों को न्यायपालिका पर भरोसा कैसे होगा? और ऐसी स्थिति में हम कहाँ जाएंगे न्याय को प्राप्त करने के लिए? इसलिए आज यह मुद्दा बहुत ही विचारणीय हो चुका है और हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के लिए एक एसिड टेस्ट की तरह से ये मुद्दा है। उनके लिए ये परीक्षा की घड़ी है कि इस मामले को कितनी गंभीरता के साथ वो लेते हैं और कितना सख्ती के साथ इस मामले में वो कार्रवाई करते हैं। यहाँ पर न्यायपालिका को अपनी स्वतंत्रता को बहाल रखने के प्रति बहुत अधिक, हम कहेंगे कि कटिबद्धता नहीं प्रदर्शित करनी चाहिए। बहुत दुखद मामला है कि एक मामले में जब लोकपाल ने ये कहा था कि न्यायाधीशों से संबंधित किसी मामले में लोकपाल के द्वारा कार्रवाई की जा सकती है तो सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से उस मामले में उस फैसले का स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि नहीं, लोकपाल को इस प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यायपालिका किसी भी अन्य संस्था के द्वारा अपने मामले में हस्तक्षेप को अपनी स्वतंत्रता पर आक्षेप मानती है और ऐसे किसी भी मामले में, ऐसी किसी भी संस्था के द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई या टिप्पणी को वह स्वीकार नहीं करती है। अब प्रश्न ये उठता है कि नेचुरल जस्टिस का भी नियम है, प्राकृतिक न्याय का भी सिद्धांत, कि कोई भी व्यक्ति स्वयं अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता। अब इस सिद्धांत का यदि हम विस्तार कर दें तो हम यह भी कह सकते हैं कि कोई भी संस्था स्वयं अपने मामले का निर्णय स्वयं नहीं कर सकती।
यदि उसको ऐसा करने का अधिकार दिया जाएगा तो निश्चित रूप से उसकी निष्पक्षता संदिग्ध होगी। यदि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से संबंधित कोई मामला होता है तो एक निष्पक्ष और अन्य संस्था के रूप में न्यायपालिका के द्वारा उस पर निर्णय लिया जाता है, क्योंकि न्यायपालिका स्वतंत्र है और कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों से अलग है। इस मामले में हम कह सकते हैं कि लोकपाल जैसी संस्था की भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि लोकपाल एक तटस्थ संस्था है, ना तो वो कार्यपालिका का हिस्सा है, ना ही वह व्यवस्थापिका का हिस्सा है और ना ही न्यायपालिका का हिस्सा है। दूसरी बात कि लोकपाल के अंतर्गत खुद न्यायपालिका के लोग भी शामिल हैं, तो ऐसे में इस प्रकार के भ्रष्टाचार संबंधी न्यायिक मामलों की जांच करने का अधिकार यदि लोकपाल को प्राप्त होता है तो लोगों का न्यायिक सत्यनिष्ठा पर विश्वास बहाल होगा। न्यायपालिका को इस दिशा में गहराई के साथ विचार करने की आवश्यकता है। हमें उम्मीद है कि इस पूरे मामले पर गंभीरतापूर्वक छानबीन होगी, न कि इसकी लीपापोती की जाएगी। इस अंक में बस इतना ही। शेष किसी अगले अंक में आपसे आग्रह है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, इस पर अपना कमेंट करें, अपनी टिप्पणी दें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।